सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, बल्कि सपना वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। ये शब्द हैं उस शख्स के जिसके इंस्पिरेशन की ज़रूरत आज की हर युवा यूथ को है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता जैनुल आबदीन, जो पेशे से नाविक थे, वो न तो ज़्यादा पढ़े लिखे और न ही ज़्यादा पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कलाम के लिए वो सारी चीज़ें मुहैया कराईं जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। कलाम ने 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से अपनी पढ़ाई आरंभ की। बचपन में वो जब समुद्र के ऊपर आसमान में उड़ती चिड़ियों को देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता और अपने मन में उड़ने का ख्वाब संजोते, लेकिन वो सपना पूरा कैसे होता। हालात ऐसे थे कि पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ाने को मिलती, लेकिन उन्हें अपने आप पर पूरा यकीन था कि एक दिन उनका वो सपना जरूर पूरा होगा। ऐसे में कलाम ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम शुरू किया। अखबारों का गट्ठर जो चलती ट्रेन से सड़क पर फेंक दिया जाता, कलाम उन्हें सड़क से उठाकर साइकिल से बेचने के लिए ले जाते। इस काम में उनका चचेरा भाई उनकी पहली आमदनी की वजह बना। उसके बाद उन्होंने रामनाथपुरम के शॉर्ट्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ के टीचर अय्यर दौराए सोरोमन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसके बाद MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम तो आ गया, लेकिन उसमें एडमिशन के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी, जो कलाम के पिता के पास नहीं थी। ऐसे में उनकी मां ने अपने सोने के कंगन चैन बेचकर उनकी फीस का इंतजाम किया और यह देखकर कलाम को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई ताकत मिली। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए 2 रास्ते उनके सामने आए। एक था एयरफोर्स और दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उन्होंने दोनों में अपनी अर्जी भेज दी और एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून चले गए। युवा अब्दुल कलाम एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। ख्वाहिश थी पायलट बनने की, लेकिन एयरफोर्स एग्ज़ाम में उनका स्थान 9वें नंबर पर था और उसमें केवल 8 लोगों का सिलेक्शन ही किया जाना था, जिससे उनका यह सपना पूरा न हो सका और वे मायूस होकर दिल्ली लौट आए। कुछ दिनों बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नतीजे घोषित किए गए और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर 250 रुपये की मंथली सैलरी पर उनका सिलेक्शन हो गया। उसके 3 साल बाद उन्हें द इंडियन कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च मुंबई से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया और वहां उन्हें रॉकेट इंजीनियर के पद पर चुन लिया गया। उसके 6 महीने बाद उन्हें रॉकेट लॉन्चिंग ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। नासा से लौटने के बाद 21 नवंबर सन 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग हुआ। उसके बाद SLV-3, जो उनका सबसे बड़ा मिसाइल प्रोजेक्ट था, उसका परीक्षण 10 अगस्त 1979 तय किया गया, लेकिन उसमें उन्हें और उनकी टीम को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। SLV-3 317 सेकंड बाद तीसरे स्टेज पर पहुंचकर विस्फोट हुआ और सारा मलबा समुद्र में जा गिरा। इस बात का देश की जनता ने खूब मजाक उड़ाया और इसकी नाकामयाबी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और कहा, किसी भी काम में गलती होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है। सन 1918 को एक बार फिर पूरी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी, जब हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा, जिसका नाम रोहिणी था। उन्होंने कंप्यूटर पर रोहिणी का डाटा जांचा और कुछ समय बाद रोहिणी अंतरिक्ष में था और हिंदुस्तान का स्वदेशी सैटेलाइट का सपना पूरा हुआ। और इस दिन इतिहास का एक नया चैप्टर खुला और पूरे देश ने इस बात का जश्न मनाया और कलाम को पद्म भूषण से नवाजा गया। उसके बाद उन्होंने कई असफलताओं के बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाकर हिंदुस्तान को एक नई ताकत दी और बाद में उन्हें 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। वो कहते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे ज़्यादा कठिन हैं।